हेलो गाइस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और ये काफ़ी छोटू मोटू सा चैप्टर है और इसमें कोई कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। तो हम लोग एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग करने जा रहे हैं और उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगी कि इसमें क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है। तो जैसा कि आप पहला पैराग्राफ में देख सकते हैं, इसमें रीडिंग लगाने के बाद आपको कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि हमारी जो दुनिया है वो बहुत बड़ी है। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के जीव जंतु मौजूद है, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो हम लोग अपनी आँखों से देख सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो हमें अपनी आँखों से नहीं दिखते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसमें से ये है कि एक लाइन है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक पॉट में उस पॉट की मिट्टी में देखेंगे तो वहाँ पे कुछ अमाउंट की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, लेकिन अगर आप अपना पूरा गार्डन देखेंगे तो वहाँ पे आपको वैरायटी वैरायटी के जीव जंतु मिल सकते हैं, जैसे कि तितली हो गया, कैटरपिलर, बर्ड्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसमें ये है, इसका मतलब कि एरिया के हिसाब से ऑर्गेनिज्म बढ़ता है। जैसे कि आपका एरिया बढ़ा, जैसे कि आपका एरिया बढ़ा, वो सही जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और वो उसी हिसाब से बढ़ जाता है। अब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। अच्छा, इस पैराग्राफ में आपका ये लाइन इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियंस। यानी कि अब तक जितने भी जीव जंतु जिसको हम लोग जानते हैं, जिसको डिस्क्राइब कर चुके हैं, तो वो 1.7 टू 1.8 मिलियन के बीच में आते हैं। और ये अलग अलग जीव जंतु को ही हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। नंबर ऑफ वेराइटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर नोन एज बायोडाइवर्सिटी। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि इस दुनिया में बहुत सारे अलग अलग पेड़ पौधे जानवर हैं। तो अगर हम लोग हर जगह पे, जैसे आप एक जगह से दूसरे जगह गए तो वहाँ पे उन चीज़ों का नाम दूसरा होता है, उन जीव जंतुओं का नाम दूसरा होता है और लोग उसे दूसरे नाम से कहते हैं। आप दूसरे नाम से कहते होगे, तो इस चीज़ की वजह से लोगों के बीच में बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आखिर इसका नाम यहाँ क्या है वहाँ क्या है। तो इसी प्रॉब्लम को दिमाग में रखते हुए लोगों ने, स्पेशली साइंटिस्ट ने, उन्होंने सोचा क्यों ना इसका कोई सल्यूशन ढूंढा जाए। तो उसका सल्यूशन उन्होंने ढूंढा कि सब जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे सब है, हम लोग सबको एक स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम देते हैं, और ताकि ये पूरी दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, जितने भी लोग हैं, सबके लिए ये वैलिड हो। तो इस प्रोसेस को हम लोग नोमेनक्लेचर कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट the naming of living organisms such that a particular organism is known by same name all over the world. This process is called nomenclature. System of giving a single universal scientific name to one organism is known as nomenclature. और ये नॉमेनक्लेचर का प्रोसेस तभी पॉसिबल था जब हम लोग उस जानवर को, उस जो जीव जंतु है, हम लोग उसको अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सके, तभी हम उसको एक नाम दे सकते थे। तो इस प्रोसेस को हम लोग नाम दिए आइडेंटिफिकेशन, जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। तो जो पेड़ पौधे हैं उन्हें नाम देने के लिए एक ब्रांच बना जिसका नाम था इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जिसका हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ICBN। और जो जीव जंतु एनिमल्स हैं उनके लिए बना इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो इन दोनों ब्रांच का काम रहता है कि हम लोग एक पौधे को नाम दे, एक जानवर को नाम दे, और ये ध्यान में रखना कि वो सेम नाम किसी दूसरे जानवर या पौधे को नहीं दिया गया हो, या फिर एक ही पौधे को या जानवर को दो दो नाम ना मिल जाए। तो इस नामकरण की प्रक्रिया के लिए एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जिससे लोग, जो साइंटिस्ट होते हैं, वो नामकरण करते हैं। तो हर एक कंपोनेंट, हर एक जो ना जीव पेड़ पौधा या ऑर्गेनिज्म है, उसका दो कंपोनेंट होता है, एक जेनेरिक नेम और एक होता है स्पेसिफिक एपिथेट। तो जेनेरिक नेम जीनस के बारे में बताता है और स्पेसिफिक एपिथेट स्पीशीज़ के बारे में बताता है।
और यही दोनों साथ में मिलकर के बनते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बाय मतलब आप तो जानते ही हैं, BI मतलब दो, और इन दोनों को मिल करके इसलिए इसका नाम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर इस प्रोसेस को कहा गया है। और इस नामकरण के सिस्टम को बनाने वाले जो थे, इस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को क्रिएट करने वाले जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था कार्लस लीनियस। अब इनका नाम इस टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आखिर बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किस बायोलॉजिस्ट ने खोजा था, किसने इस चीज़ को बनाया था। और ये जो टू नेमिंग सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट था क्योंकि ये काफ़ी इजी था। अब जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल देख लीजिए मैंगो को, तो मैंगो के लिए जो हम लोग का साइंटिफिक नेम होता है वो होता है मेंजिफेरा इंडिका, और जिसको अगर हम लोग बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से देखें तो मेंजिफेरा जो है वो इसका जीनस है और जो इंडिका है वो इसका स्पीशीज़ है। और ये नामकरण का कुछ प्रक्रिया रहता है, जैसे आप यहाँ देख लीजिए, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन, तो वो जो बायोलॉजिकल नेम रहता है वो लैटिन में लिखा जाता है और जनरली लैटिन में रहता है, लेकिन लिखा जाता है इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। चाहे कोई भी साइंटिस्ट क्यों ना उसका खोज किया हो, क्यों ना उसको नाम दिया हो, लेकिन फिर भी वो लिखा जाता है लैटिन में ही, चाहे उसका ओरिजिन कुछ भी हो। तो जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो हम लोग का जीनस होता है, सेकेंड वर्ड होता है वो हम लोग का स्पेसिफिक एपिथेट होता है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, जब आप किसी को हैंड रिटन लिखते हैं तो उन लोग सेपरेटली अंडरलाइन किए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं मेंजिफेरा इंडिका का। तो अगर हम लोग इसको ऐसे, तो इटैलिक्स में लिखा जाता है कंप्यूटर पे, लेकिन अगर आप कॉपी पे लिख रहे हैं या फिर एग्ज़ाम टाइम तो फिर इसको ऐसे सेपरेटली अंडरलाइन ऐसे करना होता है ताकि इससे पता चल सके कि ये इटैलिक्स में था। जो हम लोग का जो फर्स्ट वर्ड रहता है वो हम लोग का जीनस को रिप्रेजेंट करता है और वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं M कैपिटल में है, लेकिन हम लोग का जो सेकंड वर्ड रहता है स्पेसिफिक एपिथेट वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है, ये देखिए यहाँ पर। और इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं मेंजिफेरा इंडिका। और उसके बाद इन दोनों के बाद स्टार्ट होता है हम लोग का जो ऑथर है उसका नाम। जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका वो नाम दिया गया था लीनियस द्वारा, तो इसलिए यहाँ पे मेंजिफेरा इंडिका के बाद हम लोग लीनियस लिखते हैं और वो एब्रीविएटेड फॉर्म में रहता है, यानी कि फुल आपको नहीं लिखना रहता है, आपको बस इतना शॉर्ट फॉर्म में लिखना रहता है इस तरीके से। ऐसे यहाँ देखिए, और इस तरीके से ये पता चल सकता है कि इन साइंटिस्ट, इन बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने इसको नाम दिया था। तो इस धरती पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, और सबको अलग अलग नाम दे पाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए एक प्रोसेस को शुरू किया गया जिसका नाम था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि एक कैटेगरी के जो चीज़ों को होते हैं एक जैसे, जिसमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उन सबको एक ग्रुप में, एक कैटेगरी में एडजस्ट करना या फिक्स करना, जिससे ये लोगों के लिए आसान हो उन चीज़ों को पढ़ पाना, उन चीज़ों को समझ पाना। और जैसे कि यहाँ पे है, classification is the process by which anything is grouped into convenient category based on some easily observable characters। और इसके बाद, और इस ग्रुप बनाने वाली प्रक्रिया को हमने टेक्सा नाम दिया, और इसको आगे चल के हम लोग टेक्सोनॉमी कहते हैं। तो टेक्सोनॉमी का मतलब होता है कि branch of science that deals with principle and procedure of identification, nomenclature and classification। यानी कि ये जो नाम हम लोग को ग्रुप और कैटेगरी बनाने वाली जो प्रक्रिया है उसके लिए हमें 3-4 चीज़ों को अलग अलग वैरायटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि एक तो होता है
क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, तो ये सब जितनी भी प्रक्रिया थी उस सब को मिलाकर हम लोगों ने उसको एक नाम दिया और जिसको कहते हैं हम लोग टेक्सोनॉमी। अच्छा, इन चीज़ों को सिस्टमैटिक्स रूप में रखने की प्रक्रिया को हम लोग सिस्टमैटिक्स कहते हैं। यानी ये जो ब्रांच होता है ना, इसको हम लोग एक अलग ही ब्रांच मानते हैं, ये हम लोग का टेक्सोनॉमी, और इसी वजह से हम लोग इस ब्रांच को स्पेसिफिकली सिस्टमैटिक्स नाम दिए हैं और इसको हम लोग इससे सिस्टमैटिक्स की पढ़ाई होती है, कह सकते हैं ऐसा। तो ये जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डराइव हुआ है जिसका मतलब होता है सिस्टमा, और सिस्टमा का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सिस्टमेटिक्स रूप में अरेंज करना। जैसे कि अगर आपको कोई 1500 रुपये कैश मिलता है, लेकिन सारे नोट अलग अलग हैं, कुछ 500 के, कुछ 100, 200, 10, 20 चिल्लर, तो आप उसको सिस्टमैटिक रूप में डिक्रीजिंग ऑर्डर से लेके इंक्रीजिंग में जाते हैं, तो वो भी एक सिस्टमैटिक्स वे हुआ। अब लीनियस ने अपने टाइम पे अपना एक बुक पब्लिश किया था, तो उस बुक का जो नाम उन्होंने रखा था उसका नाम था सिस्टमा नेचुरल, और जो लीनियस थे उन्हें अब जो लीनियस हैं उन्हें उनके टाइम पे या अभी भी हमें उन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है कभी कोई किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए हु इज़ द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो सॉरी, तो जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है इसमें हम उन सारी क्लासिफिकेशंस को डिफरेंट स्टेप में किया जाता है, एक स्टेप में ऑब्वियसली नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए वो सारे स्टेप को हम लोग कहते हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। और क्योंकि सब कैटेगरी को अलग अलग अरेंजमेंट में रखा गया है तो इसलिए इसको हम लोग टेक्सोनॉमिक हायरार्की भी कहा जाता है। और हर एक रैंक को टेक्सॉन भी कहा जाता है, रैंक को टेक्सॉन कहा जाता है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं, उसके बाद इन सब में कुछ खास नहीं है पढ़ने लायक, तो हम लोग स्पीशीज़ पे आते हैं। तो स्पीशीज़ वो ग्रुप होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं जिसमें जो सिमिलैरिटीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। जैसे कि अगर आप सबसे छोटे छोटे जानवर जो कीड़े मकोड़े देख लीजिएगा तो उनमें ज़्यादा सिमिलैरिटी रहेगी, 8 पैर ज़्यादातर में, जैसे कॉकरोच हो गया ये वो, तो सब में 8 पैर ऐसा वैसा रहता ही है, ज़्यादा उनमें सिमिलैरिटीज़ रहती है। स्पीशीज़ को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर जो जीनस हुआ वो जो स्पीशीज़ है उनसे थोड़ा सा कम उनमें सिमिलैरिटीज़ होता है, कंपेयर जब आप कीजिएगा तो आपको ये पता चलेगा उनमें थोड़ा सा कम रहता है। फैमिलीज़ में उससे भी कम, ऑर्डर्स में उससे भी कम, क्लास में उससे भी कम, और फाइलम में भी उससे भी कम, और जो उसके बाद आता है हमारे किंगडम, किंगडम में सबसे कम। यहाँ पे कुछ चीज़ आपको याद रखना है, जैसे कि एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गो ऑन इंक्रीजिंग, lower the taxa, more are the characteristics that the members within the taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to the other taxa at the same level. इसका मतलब ये है कि जैसे आप स्पीशीज़ से, यहाँ देखिए, जैसे आप स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाते जाएंगे वैसे ही इनमें सिमिलैरिटीज़ कम होती जाएगी और उनमें बहुत ज़्यादा अंतर होते जाएगा। जो फाइलम है वो यूज़ किया जाता है, तो जैसे कि एज वी गो हायर, यानी कि जब हम लोग स्पीशीज से ऊपर जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो घटते जाता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो बढ़ते जाता है। स्पीशीज टू किंगडम, ये लाइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ आपको याद रखना है।
क्योंकि ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आप कोई ख़ास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटिंग होता है। As we go lower from kingdom to species, similarities increases. अब इसमें आपको जिस चीज़ को याद रखना है उसको वो है ये, इस सीरीज़ को और किस तरीके से ये पैटर्न है। ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, क्लास से फाइलम और डिवीज़न, और फिर किंगडम। फाइलम यूजुअली प्लांट्स के लिए यूज होता है और डिवीज़न एनिमल्स के लिए। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है, किंग फिलिप्स ऑफ चाइना ऑर्डर्ड फ्रेंच ग्रीन सूप। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं इस चीज़ को, ये याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा। उसके बाद आपको ये जो ग्राफ है, ये जो इसको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें से एग्ज़ाम के टाइम आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ टेक्सोनॉमिकल एड्स के बाद आगे ही कटा हुआ है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में जो आपको ख़ास चीज़ें ध्यान रखनी है वो है ये रूल्स। इसमें जो एग्ज़ाम्पल दिए हैं वो ऑथर नेम, जैसे कि यहाँ पे आपका लीनियस दिया हुआ था और उन्होंने क्या खोज की थी, तो उसका नाम था बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर। ये चीज़ उन्होंने शुरू की थी। यहाँ पे इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। उनका जो बुक था एक, जिनका नाम था सिस्टमा नेचुरे, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको ये सीरीज़ याद रखना है, किस तरीके से ये है, स्पीशीज़ टू जीनस, जीनस टू फैमिली, फैमिली टू ऑर्डर, ऑर्डर टू क्लास, और कैसे इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो घट रही हैं और बढ़ रही हैं, आपको ये याद रखना है। क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं, सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, वो ज़्यादा रहती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सिमिलैरिटीज़ हमेशा ही ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा रहती हैं, वो है स्पीशीज़। क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वहाँ पे सिमिलैरिटीज़ घटते जाती हैं और हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पहचान होता है। उसके बाद आपको ये ग्राफ याद कर लेना है, एंड दैट्स इट। सो थैंक यू ऑल।